फिनॉल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना है। छोटा चैप्टर है, जैसा बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, वैसा ही आपका फिनॉल है। बहुत ही स्मॉल रिएक्शन है, मैकेनिज्म नहीं है, एरोमेटिक का कोई भी मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है। वन लाइनर रिएक्शंस हैं, रिएजेंट और प्रोडक्ट याद ही करना पड़ता है, बार बार लिख के बार बार समझ के। अब देखो 6 रिएक्शंस आपको पढ़ना है फिनॉल में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, कि बेंजीन से कैसे बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन से कैसे बनाएंगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं बेंजीन से फिनॉल बनाने का प्रोसेस। मैंने बेंजीन का ऑक्सीडेशन आपको पढ़ाया हुआ है। अगर आपको बेंजीन चैप्टर में ये रिएक्शन याद है तो मुझे बताइए, बेंजीन का ऑक्सीडेशन किस किस रिएजेंट से कराते थे? ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन एक ही रिएक्शन है, V2O5 से हम कराते थे। V2O5 क्या करेगा, इस बेंजीन में ऑक्सीजन ऐड कर देगा। V2O5 इस बेंजीन में ऑक्सीजन ऐड कर देगा और देखो क्या बन गया आपके सामने, फिनॉल बन के तैयार हो गया। ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ था, दोबारा हम फिनॉल बना रहे हैं इसी मेथड से, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन वाले मेथड से। V2O5 डालते ही आपके पास फिनॉल बन जाएगा। ये रिएक्शन पहले से पढ़ा हुआ है, बस रिपीटेड हो गया। वन लाइनर रिएक्शन है, फिनॉल बनाना है तो ऑक्सीजन ऐड करना होगा। एक ही रिएजेंट है जो ऑक्सीजन ऐड करता है बेंजीन में, वो है V2O5। ठीक है, V2O5 को इसका नाम भी कई बार लिखा जाता है वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड। वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड आप डालोगे तो ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन हो जाएगा, OH जुड़ जाएगा और फिनॉल बन जाएगा। नहीं, नेक्स्ट आपके पास एक ही है जो आपको ऑक्सीडाइज करेगा उसको, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था डाउस प्रोसेस, अगर आपको याद हो डाउस प्रोसेस। तो डाउस प्रोसेस में हमने ऑलरेडी ये पढ़ रखा है और ये अभी आपको रिपीटेड लगेगा। दूसरे बात देखिए आप डाउस प्रोसेस में, तो क्लोरोबेंजीन में मुझे फिनॉल बनाना है तो एक ही स्टेप है, Cl हटा के OH लगना चाहिए। और Cl हटा के OH के लिए क्या मैं एक्वस NaOH डाल दूं तो क्या बन जाएगा, Cl हटा के OH लगेगा और ये रॉन्ग है, ये रिएक्शन नहीं देता था। डाउस प्रोसेस बताइए नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं देता था। डाउस प्रोसेस में हमें हाई टेम्परेचर और प्रेशर लगाना पड़ता था। तो डाउस प्रोसेस लास्ट चैप्टर में आप पढ़े हो, यहां पे नॉर्मली एक्वस NaOH से रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन अगर आप यहां पे टेम्परेचर बढ़ा दो और प्रेशर भी बढ़ा दो, 300 ATM प्रेशर एंड 300 डिग्री सेल्सियस अगर आप ले लेते हो, एग्जैक्ट टेम्परेचर प्रेशर याद नहीं रखना है, मोटे मोटे तौर पे 300 प्रेशर 300 टेम्परेचर, तब ये क्या होता है, Cl यहां से बॉन्ड टूटेगा और आपका OH लग जाएगा। पहली बात मुझे बताओ, ये डायरेक्ट रिएक्शन क्यों नहीं किया? क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है। पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है, Cl में क्या होता है, रेजोनेंस। Cl क्या है यहाँ पे, लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर दिख रहा है, रेजोनेंस हो जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा। पार्शियल डबल बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें हाई टेम्परेचर और प्रेशर की रिक्वायरमेंट है। लेकिन मैंने एक और तरीका बताया था कि एक और तरीका है जिससे कम टेम्परेचर में ही ये काम हो जाएगा। क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे थे हम लोग? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ा दोगे, क्या टेम्परेचर कम लग रहा था? तो NaOH में ये लगभग 200 डिग्री के आसपास आके काम हो जाता है, कम ही टेम्परेचर लगा। और कम टेम्परेचर लगेगा तो देखो आपके सामने बन जाएगा OH और NO2। क्या मैं एक और NO2 बढ़ा दूं, एक और NO2 अगर मैं बढ़ा देता हूं ऑर्थो पे भी और पैरा पे भी, तो क्या और कम टेम्परेचर लगेगा? लगभग लगभग 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो याद रखिए 90 डिग्री के आसपास। तो 300, 200 और 100 के आसपास का टेम्परेचर लगता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेगा, टेम्परेचर आपका कम हो जाएगा, Cl हटके OH लग जाएगा, दिस इज योर आंसर। लेकिन मान लो अगर मैं ऑर्थो मेटा पैरा तीनों पे ही लगा दूं, अगर मैं ऑर्थो मेटा पैरा तीनों पे लगा दूं, यहां पे Cl, यहां पे NO2, पैरा पे NO2 और यहां भी NO2, तो ऑर्थो मेटा पैरा तीनों पे मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, तो क्या सिंपली हीट करने पर, नॉर्मली वार्म डालने पर ही, एक्वस मतलब वाटर है या वार्म कर दो, तो क्या यहां पे पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा?
ये डाउस प्रोसेस में पढ़े हुए हैं, रिपीट कर रहे हैं बस। NO2, यहां NO2 और यहां NO2। हाँ, एक ही बात है, यहां सेल्सियस लिख लो। तो ये दोनों बेंजीन से फिनॉल बनाना है V2O5, ये बनाना है डाउस प्रोसेस। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से अगर आपको फिनॉल बनाना है तो क्या करेंगे? कल हम लोग ईथर पढ़ेंगे, फिनॉल छोटा सा चैप्टर है, हो जाएगा आज ही, आज के आज ही। मतलब इसमें केमिकल रिएक्शन 3-4 बाकी रह जाएगा, बाकी हो जाएगा। तो कल इसके केमिकल रिएक्शन और ईथर चैप्टर हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे कल। और जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें एल्डिहाइड स्टार्ट होगा। क्योंकि ईथर इससे भी छोटा है, ईथर में कुल मिला के है ही 5 रिएक्शन। फिर एल्डिहाइड अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है, राइट? इट विल रिक्वायर गुड नंबर ऑफ लेक्चर्स। अगले वीक में हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड और कीटोन कर लेंगे एटलीस्ट। कार्बोक्सिलिक, अमाइन उसके अगले लेक्चर में फिनिश हो जाएगा। मतलब फिर बायोमोलिक्यूल और इसको चैप्टर नहीं मानते। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल कैसे बनाओगे? क्या हुआ? नहीं हुआ तो मैं कहां मिटा रहा हूं? बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल कैसे बनाओगे? तो जो थर्ड रिएक्शन है वो ये है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आपको मैंने बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बेंजीन बनाना सिखाया था, बताओ कैसे? बेंजीन चैप्टर में मैंने बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बेंजीन बनाया सिखाया था। मैंने बोला था वो SO3H हटेगा H2SO4 बना के, SO3H हटेगा H2SO4 बना के। तो क्या मैं अगर यहां पे वाटर डाल दूं, वाटर कैसे डालोगे? एक्वस बना के, और यहां पे NaOH डाल दो। तो जब वाटर डालोगे क्या वो H2SO4 बना के निकल गया? और H2SO4 बना के निकल गया तो NaOH क्या करेगा? यहां पे सबसे पहले O- Na+ बनाता है, फिर ये सॉल्वेंट से अपना H+ लेगा और फिर फाइनली फिनॉल बना देगा। सल्फोनिक एसिड पहले एक्वस मीडियम में H2SO4 बना के निकल जाएगा, फिर NaOH फिनॉक्साइड बनाएगा, फिर फिनॉल बनेगा। हाँ, बेंजीन सल्फोनिक एसिड में वाटर डालोगे तो सल्फोनिक एसिड निकल जाएगा, H2SO4 बना लेगा, वाटर के लिए एक्वस, और NaOH डाल दिया तो OH जुड़ गया। सिंपली ये देखो, NaOH ने का काम है OH जोड़ देना। बेंजीन सल्फोनिक एसिड के बाद बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट। डाइअजोनियम बनाने के लिए क्या नाइट्रोजन होना जरूरी है? क्या एनिलीन का ही डाइअजोनियम बनता है? तो यहां पे एनिलीन है, एनिलीन में डाइअजोनियम के लिए अब तो याद हो गया होगा, क्या NaNO2 प्लस HCl डालते हैं, या फिर इसके बजाय क्या हम HNO2 डाल सकते हैं? दोनों में से कोई भी डालोगे क्या बेंजीन डाइअजोनियम बन जाएगा। और बेंजीन डाइअजोनियम की खास बात है, इसमें एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप छुपा हुआ है। क्या N2 एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप छुपा हुआ है? ठीक है। अब जैसे ही इसमें वाटर डालोगे, वाटर क्या करेगा? वहां पे N2 लीव कर जाएगा और OH आ जाएगा। जब N2 लीव करेगा तो क्या बेंजीन पे कार्बोकेटाइन आ रहा होगा और वहां पे OH जुड़ जाएगा। N2 एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, Cl भी बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, Cl-। क्यूमीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे, इसके आगे आप इंपॉर्टेंट लिख लेना। क्यूमीन से फिनॉल बनाने का प्रोसेस इंपॉर्टेंट है।
क्यूमीन क्या होता है? क्या आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम लोग क्यूमीन कहते हैं? आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम लोग क्यूमीन कहते हैं। तो दिस इज योर आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये आपके सामने आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, इसको हम लोग क्यूमीन कहते हैं। क्यूमीन को हमें क्यूमीन से फिनॉल बनाना है, यानी कि ये सब कुछ हटा देना है यहां से। तो क्यूमीन में सबसे पहले हम एटमॉस्फेरिक एयर से ऑक्सीजन लेते हैं। एटमॉस्फेरिक एयर जो आपके आसपास सराउंडिंग है, वहां से हम ऑक्सीजन लेते हैं और इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इसके अंदर आएगा, तो देखो क्या क्यूमीन में इस वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन है? तो जो हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है वो परऑक्साइड बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो परऑक्साइड बनाता है। बाकी का 2 मिथाइल एज इट इज लगा रह जाएगा। क्या क्लियर है? बाकी का 2 मिथाइल लगा रह जाएगा। अब क्या होगा इसमें फर्दर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये वाला मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएगा, OH छोड़ के बाकी निकल जाएगा। तो OH छोड़ देगा तो क्या इस बेंजीन पे OH लग जाएगा फिनॉल, और बाकी मॉलिक्यूल निकल गया तो क्या CH3COCH3 बन रहा है, CH3COCH3 बन रहा है। दिस इज द प्रोडक्ट। क्यूमीन में सबसे पहले आपके पास क्या बना? क्यूमीन परऑक्साइड। क्यूमीन परऑक्साइड फिर आपका फाइनली फिनॉल बनाता है, और यहां पे परऑक्साइड बॉन्ड बनता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्यूमीन है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। क्यूमीन के बजाय मान लो यहां पे इथाइल बेंजीन दिया हुआ है, CH2CH3। अब इसमें आप O2 एयर डाल रहे हो, तो क्या कार्बन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड का परऑक्साइड बनाऊंगा? कार्बन हाइड्रोजन वाले बॉन्ड का परऑक्साइड बनाओ। तो देखो 2 बॉन्ड है, तो एक वाले का परऑक्साइड बना दिया OOH, और यहां पे क्या CH3 आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो देखोगे OH आपके पास जाके जुड़ जाएगा, और ये क्या निकल गया? CH3CHO। क्या निकल गया साइड में? CH3CHO, और OH जाके क्या होगा? कंबाइन हो गया। फाइनली आपके सामने CH3CHO, यानी कि एल्डिहाइड बन गया। अगर मान लो यहां पे मैं सीधा टॉल्वीन ही लिखता हूं, मान लो मैं टॉल्वीन नहीं लिख रहा हूं, इसमें O2 एयर दूंगा, तो कोई भी हाइड्रोजन वाला बॉन्ड पकड़ो, उसको परऑक्साइड बनाओ। तो 2 हाइड्रोजन एज इट इज रख दो, तीसरे हाइड्रोजन के साथ इसने परऑक्साइड बना दिया। OH को छोड़ दो, OH छोड़ के बाकी क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। तो जो OH छूट गया, क्या वो फिनॉल बना लेगा? और ये क्या बना लेगा आपके सामने? HCHO, यानी कि आपके सामने HCHO फॉर्मल्डिहाइड बन गया है। हाँ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डायरेक्ट। यहां पे आप कोई भी डाइल्यूट मीडियम डाल दीजिए, कोई भी डाइल्यूट मीडियम डाल दीजिए, डाइल्यूट H+ डाल दीजिए, कोई भी। ठीक है, यहां भी डाइल्यूट H+। कुल मिला के ये होना चाहिए कि हाइड्रोलिसिस हो जाए, डाइल्यूट H+ वहां से निकल जाए। हाँ, क्या पिक्रिके से? वार्म वाटर का टेम्परेचर होता है रूम टेम्परेचर। मान लो यहां पे एक क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चन दो, ये आपके पास क्यूमीन के बजाय इस बार मैंने टर्शियरी लगा दिया है। अब इसमें मैं O2 एयर दे रहा हूं, क्या बनेगा? कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि कार्बन हाइड्रोजन वाला परऑक्साइड बनेगा। हाइड्रोजन है ही नहीं, हाइड्रोजन नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। यार हाँ, तो ये क्यूमीन के सारे रिएक्शन हैं। अगर क्यूमीन में बेंजीन से लगे हुए कार्बन पे H है तो परऑक्साइड बनेगा, बेंजीन से लगे हुए कार्बन पे H नहीं है तो परऑक्साइड नहीं बनेगा। बेंजाइलिक H प्रेजेंट है
तो परऑक्साइड बनेगा और OH छोड़ के बाकी सब निकल जाएगा, OH छोड़ के बाकी सब साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर ग्रिग्नार्ड से फिनॉल। कौन है? कुछ तो कहना चाह रहा था बेचारा। अच्छा अच्छा, ग्रिग्नार्ड से फिनॉल। जब इसको रिवीजन में कराएंगे तो एक पेज में सारे रिएक्शन कराएंगे, बीच में बना देंगे और फिर उससे सारे जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो सब करा देंगे। एक मैंने आपको माइंड मैप शेयर किया हुआ है, उसमें वही है, आप देखेंगे तो ठीक है। उसको एक बार खाली पलट लोगे तो सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन एक ही पेज में मिल जाएगा, राइट? कौन वाला? यार तुम्हारा डाउट इतना अतरंगी क्यों होता है, पहले मुझे ये बता दो। एकदम आउट ऑफ द साइड कहीं से आ जाता है, पता नहीं, है ना? हम लोग लड़के के भाषा में उसको बोलते हैं उड़ता तीर जा रहा है ऊपर से, वो दिखाई नहीं दे रहा है, बस एक ही इंसान को दिखाई दे रहा है उस कमरे में। एक बात, मैं पहले मेरा जवाब दूं। क्या ब्रेकफास्ट में क्या खा के आते हो? क्या? फ्रूट। कौन सा फ्रूट? क्योंकि मैं भी फ्रूट खाता हूं। एप्पल। एप्पल तो बहुत महंगा है। बहुत बढ़िया यार। नहीं खाया करो। लिखो भाई लिखो, ग्रिग्नार्ड से फिनॉल पढ़ते हैं पहले। टॉपर वाला नहीं भाई, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं वो, है ना, मैंने शेयर किया हुआ है। तो क्या वो नहीं हुआ? क्या भाई? चलो लिख लो, तुम तसल्ली वक्त से लिख लो आराम से, शांत। हाँ हाँ, और कहां डालूंगा भाई? टेलीग्राम में ही डालूंगा यार, ये कॉमन सेंस की बातें। एक मेरे स्टूडेंट है, मैं आपको दिखाता हूं, जो अभी एम्स ऋषिकेश में, उससे मैं एक काम करवा रहा हूं, उसको कुछ पैसे देता हूं, ऑब्वियसली फ्री में नहीं करवा रहा हूं। कितना देते हैं हम? मैं ज्यादा नहीं देता, मैं तो भाई पैसे वैसे के मामले में बड़े कंजूस आदमी हूं मैं, ठीक है? 10-12 हजार रुपए उसको दे देता हूं। देखो ध्यान से, कितना मस्त उसने नोट्स बना के दिया हुआ है। सॉरी, अब दिख रहा है? हाँ अब दिख रहा है। अच्छा उसको वहां रखें? नहीं नहीं, आपको बस इतना भरोसा रखना होगा कि ये ठीक है। दिख रहा है? ठीक है, गुड नोट्स। सर तुम लोग खुद का देखो, और ये देखो, ये टाइपिंग नहीं है, हाथ से लिखा हुआ है। अच्छा नोट्स है, उसने बनाया है अभी, और ये अगले साल मैं इसको सोच रहा हूँ बुक निकलवाऊं, इसका पब्लिश करूं। उसने देखो कितना अच्छा काम किया है। एनसीईआरटी के जहां पे वो आए ना स्निप्स, काट काट के डाल दिया है पीडीएफ में ही, राइट? नहीं दिख रहा है तो मैं इसीलिए तो बोला भरोसा रखो। ये देखो कितना बढ़िया डायग्राम वगैरह बनाया है वो, राइट? और वो बहुत सही है। उसको भी टीचर बनना है, प्रॉब्लम ये है, और केमिस्ट्री का ही टीचर बनना है। तो मैं अपना, मैंने कहा एम्स ऋषिकेश की सीट क्यों खराब करी पड़ी? तो कह रहा है कि नहीं, डॉक्टर लिख के पढ़ाऊंगा तो ज्यादा भरोसा आएगा लोगों को। ठीक है भाई कर लो। तो हाँ, ये ऑफलाइन ही होना चाहिए।
ठीक है, बट आप बताते हैं उसका भी, पहले ये हो जाए, 6 7 10 लेक्चर हो जाए, जो भी होगा अच्छा ही होगा आपके लिए। आइए, ग्रिगनार्ड, तुमने एक ऑप्शन डाला ऑनलाइन करने का, ये भी मैं सोचूंगा जरूर। तो मैं तो ऑफलाइन ही करवा रहा था। अब इस लड़के को पकड़ के पीट डालो तुम लोग आज। पैसा आप पढ़ने का दिए हैं मैडम, रिवीजन का नहीं। हाँ, तो ऑफलाइन रिवीजन का नहीं दिया आप। मैडम हम आपसे जीत नहीं सकते हैं, हम हार गए मैडम। और लड़कों यही करो तो जिंदगी में खुश रहोगे, जो मैंने अभी किया। ठीक है, हार मान लो भाई, लिख लो, ग्रिगनार्ड से फिनॉल बनाने का प्रोसेस। ग्रिगनार्ड से फिनॉल, शांत शांत, ग्रिगनार्ड से फिनॉल बनाने का प्रोसेस देखो। ग्रिगनार्ड आपके पास होगा C6H5MgCl। यहां पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको लेना है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा। तो जब ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा तो बेंजीन ग्रिगनार्ड के साथ OMgCl बना लेगा। अब ये OMgCl कहीं से भी बेटा सॉल्वेंट से H+ लेगा और फिनॉल बना लेगा। कहीं से भी आपके पास सॉल्वेंट से H+ लेगा और आपके पास फिनॉल बना देगा। ठीक है, फिर Mg के साथ Cl बनेगा और Mg के साथ यहां पे आपके पास, ठीक है, ये आपके पास बन जा रहा है OH। कहीं से भी H+ ले लेगा, OH बन जाएगा। That's it। फिनॉल आपके पास बन जाएगा, MgCl आपका रिलीज हो जाएगा। तो कभी भी ग्रिगनार्ड से आपको फिनॉल बनाना है तो ग्रिगनार्ड में सबसे पहले आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले हुए, मैंने पढ़ाया हुआ है KMNO4 K2Cr27 क्या है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उससे ये बनेगा और फाइनली H+ दोगे तो आपके पास OH बन जाएगा फिनॉल। किससे? हाँ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब KMNO4 K2Cr27 ही है। ऑक्सीजन ऐड वही करेगा, KMNO4 K2Cr27। एक और है, सैलिसाइलिक एसिड से फिनॉल कैसे बनाओगे? सैलिसाइलिक एसिड से फिनॉल कैसे बनाओगे? सैलिसाइलिक एसिड क्या होता है पहले बोर्ड पे देखो, 7th। सैलिसाइलिक एसिड इज कार्बोक्सिलिक एसिड और ऑर्थो पे फिनॉल लगाओ, ये होता है आपका सैलिसाइलिक एसिड। अब मुझे इससे फिनॉल बनाना है, बोर्ड पे देख के बताओ ऐसा क्या हटा दूं कि फिनॉल बन जाएगा? CO2 हटा दूं, और CO2 हटाने के लिए क्या हम डी कार्बोक्सिलेशन लेते हैं? और डी कार्बोक्सिलेशन का रिएजेंट जो होता है वो होता है NaOH प्लस CaO। क्या 3:1 रेशियो में लेते हैं और CO2 रिलीज हो जाता है, स्टेप डाउन रिएक्शन कहलाता है। इसको सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपका हो गया, अब लिखो केमिकल रिएक्शन।
इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे से निकलेगा, इसका मतलब है एयर की तरह निकलता है। डाउनवर्ड एरो का मतलब होता है प्रेसिपिटेट बनेगा। बहुत बढ़िया। तुम लोगों की जो क्रिएटिविटी है ना बहुत अच्छी है, लेकिन गंदी चीजों में बस। यही पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा दो तो शायद कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन पूरा भरोसा है तुम सुधरोगे नहीं। ये हो गया। हाँ, सिर्फ 12। आज सुबह में हमने पढ़ा था कि अल्कोहल का जो H होता है वो एसिडिक H होता है। तो एक्टिव मेटल क्या करता था, उस H को H2 गैस बना के लिबरेट करता था। सेम यहां पे फिनॉल भी तो वही है, इसका भी H जो है वो एसिडिक है, और H एसिडिक है तो ये H2 गैस बना के लिबरेट करेगा। वहां पे भी कैल्शियम के साथ 2 मोल लग रहा था, यहां पे भी कैल्शियम के साथ 2 मोल लगेगा। सबसे पहले H प्लस निकाल दिया, यहीं पे आके Na प्लस सेटिस्फाई कर दिया और हाफ H2 लिबरेट हो गया। सेम यहां पे फिनॉक्साइड आयन बनेगा, इसको फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं। होल ट्वाइस कैल्शियम प्लस H2 गैस लिबरेट हो जाएगा। यहां पे भी आपके पास फिनॉक्साइड आयन बनेगा, लेकिन होल थ्राइस बनेगा क्योंकि एल्युमिनियम है, और 3/2 H2 गैस लिबरेट हो जाएगा। NaOH है तब भी बहुत सिंपल है, O माइनस Na प्लस सेटिस्फाई करेगा, लेकिन क्या OH माइनस H प्लस लेके वाटर रिलीज करेगा?
आज हमने एसिडिटी ऑफ एल्कोहल पढ़ा, सेम वर्जन में एसिडिटी ऑफ फिनॉल आएगा। एसिडिटी ऑफ फिनॉल में 4 कंपाउंड है जो इसमें एसिडिटी आपको कंपेयर करना है यूजिंग जीओसी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एक दिया हुआ है, फिर आपके पास फिनॉल दिया हुआ है, फिर वाटर दिया हुआ है, और फिर एल्कोहल दिया हुआ है। कंपेयर दी एसिडिक नेचर। सबसे ज्यादा एसिड कौन होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों? इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है। इक्विवेलेंट रेजोनेंस। क्या फिनॉल में नॉर्मल रेजोनेंस हो रहा है? फिनॉल H+ निकालोगे, फिनॉल में नॉर्मल रेजोनेंस हो रहा है, फिनॉक्साइड आयन बन रहा है। और आज सुबह सुबह ही पढ़ा है कि वाटर इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल एक्सेप्ट फॉर मिथेनॉल। अगर मुझे सल्फोनिक एसिड दे दिया जाए तो क्या सल्फोनिक एसिड कार्बोक्सिलिक से भी ज्यादा एसिडिक होता है? क्योंकि इसमें ज्यादा इक्विवेलेंट रेजोनेंस, मोर इक्विवेलेंट रेजोनेंस। क्योंकि कैल्शियम में कितना चार्ज है? +2। उसके लिए कितने माइनस चाहिए? -2। तो -2 के लिए 2 मोल लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। हो गया? नेक्स्ट जो है वो है एस्टरिफिकेशन। थर्ड वन इज एस्टर बनाने का तरीका, एस्टरिफिकेशन। ऑलरेडी आज हमने पढ़ा हुआ है कि अल्कोहल अगर एसिड या उसके डेरिवेटिव से मिल जाए तो क्या एस्टर बनता है? अल्कोहल से OR आता है और एसिड डेरिवेटिव से कार्बोनिल आता है। तो एस्टरिफिकेशन में मान लीजिए मैंने इस बार अल्कोहल के बजाय फिनॉल ले लिया, अल्कोहल के बजाय मैंने फिनॉल ले लिया, और अब इसकी रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड से करा रहा हूं, तो क्या अब भी आपके सामने कार्बोक्सिलिक एसिड क्या देगा? कार्बोनिल। और इस बार OR के बजाय क्या OPH लग जाएगा? तो CH3 C डबल बॉन्ड O, OR ना आके इस बार OPH आ जाएगा। बस सिंपल कहानी है, ये भी एस्टर ही बना। सेम आप देखोगे, अगर मान लो बेंजीन लिया है, यहां पे फिनॉल, और फिनॉल में मैंने ले लिया है CH3 C डबल बॉन्ड OCl, तो क्या मैंने बताया था जब जब एसिड बनेगा तो आपको पिरिडीन लेना पड़ेगा। तो एसिड बन रहा है तो यहां पिरिडीन ले लीजिए, यहां पे साइड प्रोडक्ट वाटर बनेगा। तो देखो क्या CH3CO आएगा, कार्बोनिल, और यहां से OPH आ जाएगा, बेंजीन रिंग, प्लस HCl आ जाएगा जो पिरिडीन से रिएक्शन करेगा।
मान लो आपके पास मैंने OH ही लिया है और इसकी रिएक्शन मैं करा देता हूं बेंजीन C डबल बॉन्ड O Cl से, इसकी रिएक्शन में इससे करा देता हूं, क्या ये भी एसिड डेरिवेटिव है? यहां भी HCl बनेगा तो पिरिडीन लेना पड़ेगा। अब देखो, क्या यहां से कार्बोनिल लेना पड़ेगा? तो कार्बोनिल क्या आपके पास C डबल बॉन्ड O यहां से निकल गया, और वहां से देखो OPH आएगा। पीएच क्या है आपके पास? बेंजीन, बेंजीन बन गया। दिस विल बी द एस्टर, और साथ में HCl बन जाएगा जो पिरिडीन से रिएक्शन करेगा। जब जब HCl बनेगा पिरिडीन लेना पड़ेगा, ठीक है। कार्बोनिल लेना पड़ेगा आपके पास एसिड डेरिवेटिव से, OPH लेना पड़ेगा आपके पास फिनॉल से। ऊपर वाला रिएक्शन हाँ H प्लस एसिडिक मीडियम के फॉर्म में ये रिवर्सिबल होगा, क्योंकि अगर रिवर्सिबल नहीं हुआ तो H प्लस कैसे देगा। नेक्स्ट, अब एक यहां पे एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है जिससे आई थिंक 7-8 बार क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। पहले ये लिख लो फिर उसको समझाता हूं। ये जो प्रोसेस है आप देखोगे इस रिएक्शन में फिनॉल में क्या ऐड हो रहा है? क्या CH3CO ऐड हो रहा है? यहां पे भी फिनॉल में CH3CO ऐड हो रहा है। यहां पे आपके पास CH3CO के बजाय क्या ऐड हो रहा है? PHC डबल बॉन्ड हो। तो अगर किसी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में CH3CO ऐड होता है तो इसको बोला जाता है एसिटाइलेशन प्रोसेस। एसिटाइल ग्रुप इसको बोला जाता है। दिस CH3CO क्या है? एसिटाइल ग्रुप। दिस इज एसिटाइल ग्रुप। तो अगर किसी बेंजीन में एसिटाइल ग्रुप ऐड हो जाता है तो क्या इसको हम लोग एसिटाइलेशन कहते हैं? तो CH3CO ऐड हो रहा है, एसिटाइलेशन। सिमिलरली यहां पे बेंजोइल ग्रुप ऐड हो रहा है, इसको बेंजोइल ग्रुप कहते हैं। तो ये वाला जो रिएक्शन है इसको कहते हैं बेंजोइलेशन। एसिटाइल ग्रुप ऐड हो रहा है, एसिटाइलेशन। बेंजोइल ग्रुप ऐड हो रहा है, बेंजोइलेशन। हाँ, एसाइलेशन भी बोल सकते हैं, एसिटाइलेशन। एसाइलेशन तब हम लोग यूज करते हैं जब फ्रीडल क्राफ्ट हो। ये जब हो एस्टरिफिकेशन, क्या यूज करोगे? एसिटाइलेशन। एक ही चीज है दोनों। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज आपके पास आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, चूंकि वो मेडिकल के एग्जाम में इसलिए यूज होता है क्योंकि आपके मेडिसिन से रिलेटेड है। एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड, एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड गिव्स एस्पिरिन। एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड गिव्स एस्पिरिन। एस्पिरिन वही मेडिसिन का नाम है, शायद आपने कभी बचपन में खाया भी हो। एस्पिरिन अभी भी खा सकते हो, ऐसा क्या है? इसको सरदर्द और बुखार में दिया जाता है। एसिटाइलेशन होगा यहां पे, एसिटाइलेशन। एस्पिरिन एक मेडिसिन है, एक ड्रग है जो एंटीपायरेटिक में दिया जाता है। एंटीपायरेटिक का मतलब जब भी बुखार हो और आपके सामने कभी भी बुखार के साथ दर्द हो, सरदर्द हो, उस केसेस में आपको एस्पिरिन प्रोवाइड किया जाता है। ये तो खैर हो गया मेडिकल टर्म। लेकिन चूंकि यहां पे एस्पिरिन बन रहा है, कैसे बन रहा है एस्पिरिन वो आपको समझना है। सैलिसाइलिक एसिड पहले बोर्ड पे सब लोग देख लो। सैलिसाइलिक एसिड क्या होता है? क्या यहां पे COOH और यहां पे OH लगा होता है? क्या यही सैलिसाइलिक एसिड है? सैलिसाइलिक एसिड। और सैलिसाइलिक एसिड में आपको क्या यूज करना है? सैलिसाइलिक एसिड में CH3COCl हमने यूज कर दिया, CH3COCl, ठीक है। क्या हमने पढ़ा है कि ये फिनॉल ही तो है? भाई इसको अगर आप भूल जाओ तो ये फिनॉल है, तो यहां से क्या आएगा? OR ग्रुप आएगा, और यहां से क्या आएगा? एसिटाइल ग्रुप आएगा। तो जब इस प्रोसेस में आप जब प्रोडक्ट बनाओगे तो देखो बोर्ड पे, क्या ये COOH में कोई चेंज नहीं आएगा? क्या ये OR ग्रुप यही तो है? यहां से OR ग्रुप यही तो है। और ऐड क्या हो रहा है?
क्या एसिटाइल ग्रुप ऐड हो गया, CH3COO। ये जो हुआ, क्या इसमें सैलिसाइलिक एसिड में एसिटाइलेशन हो गया? क्या सैलिसाइलिक एसिड में एसिटाइलेशन हो गया? तो एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड हो गया, एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड। अब एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड में ये जो कंपाउंड बना, दिस कंपाउंड इज योर मेडिसिन एस्पिरिन। इसी को आप खाते हो जिससे आपका सर दर्द और फीवर से छुटकारा मिलता है। तो ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है जिसमें सैलिसाइलिक एसिड का आप एसिटाइलेशन करा रहे हो, बनेगा क्या? एस्पिरिन। एंटीपायरेटिक वो हो गया ना जिसको बुखार में देते हैं, और एनाल्जेसिक किसको बोलते हैं? जिसको दर्द में देते हैं, पेन। ठीक है, तो यूज्ड एज, अब ये नहीं पता भाई, डॉक्टर थोड़ी हूं मैं। एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक ड्रग्स में दिया जाता है, सीधा याद रखो, बुखार और सरदर्द में दिया जाता है, खत्म। जुकाम में दिया जाता है कि नहीं हमने नहीं पढ़ा है भाई। हमारा ना मेडिकल का शॉप है। तुम बंदर थोड़ी हो कि सारी दवाइयों पहले टेस्ट करोगे अपने ऊपर। बंदरों को ऐसा सुविधा मिला है कि कोई भी नया वैक्सीन बनता है या कोई दवाई बनती है, बंदरों को खिलाया जाता है, क्योंकि बंदर क्या होते हैं? सबसे क्लोज हैं, है ना। आज से 200 साल आपको देखा जाए तो आपके भी पूंछ थे, है ना, तो आप भी बंदर ही थे। तो वो तो इवोल्यूशन हो गया, चलिए आप इंसान बन गए। सोचो सब लोग एक एक पूंछ लेके बैठे होते हैं यहाँ पे, अमेजिंग ही होता है ना। हमारी बात छोड़ दो, पहले आप अपनी देखो। तो थैंक्स टू इवोल्यूशन। सोचो बायोलॉजी में इवोल्यूशन कितनी जरूरी चीज है। नहीं होता तो क्या ही होता फिर, सोच लो। लिखो भाई, नाइट्रेशन। अगला रिएक्शन है नाइट्रेशन। तुम लोग एकदम गधे हो यार, सही बताऊं मैं। देख रहे हो, सच्चाई भी मान रहा है। एक तो तुम गंदा जोक मार रहे हो, ऊपर से उसको खींच और रहे हो। कॉलेज में ये सब मत करना, नहीं तो रैगिंग होगी बहुत तगड़े तरीके की, समझ रहे हो। गुड क्वेश्चन अगेन। मैं लड़की नहीं हूं कि मैं देख पाऊं, तो मैंने लड़कों का देखा है, इसलिए मैंने लड़कों का तो बता पा रहा हूं। अब लड़कियों का मैं हॉस्टल में कैसे घुस के देखूंगा इनका रैगिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा। हाँ, हम ज्यादा से ज्यादा लड़कियों का रूम टूर देख लेंगे, है ना, ज्यादा से ज्यादा माई कॉलेज रूम टूर, है ना। और कॉलेज की रूम टूर ऐसी, मतलब कॉलेज का रूम इज योर इनहेंस्ड वर्जन ऑफ बाथरूम। एक बाथरूम में जितनी जगह है उससे थोड़ा ही ज्यादा जगह है, क्योंकि उसमें बेड लगाना था, और बेड में खड़े नहीं हो सकते। ठीक है, जो भी पुराने मेडिकल कॉलेज है, नए वालों की बिल्डिंग अच्छी बन गई है, पुराने वालों की तो बस आप बेड से उतरो और बाहर ही निकलने का जगह है, अंदर टकरा जाओगे, फिर दीवार उवार है अंदर कुछ, है ना। और जैसे आप लोग रहते हो, फिर आपके सामान से टकराओगे, कपड़े टंगे हैं, इधर मोजे टंगे हैं, इधर कुछ रहा है, उधर कुछ है, खैर, है ना। इतने स्मेल उसमें घूमेंगे ना, एक नया इत्र उसमें से निकलेगा, समझ रहे हो, एक नया स्मेल होता है। हम लोग, एक अश्विन करके हमारा दोस्त था, तो हम लोगों के रूम से उसका लास्ट रूम था, मतलब एकदम लास्ट, और उधर ही लिफ्ट था। ठीक है, अब हम लोग उस लिफ्ट से जाना बंद कर दिए,
क्योंकि उधर से गुजरने पे ही एक अजीब सा, मतलब ऐसा लग रहा था नहीं कोई, मतलब बेहोश करने वाली दवा रखी हुई है ना, और वो उसी में रहता था अंदर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो एडेप्ट हो गया है, उसको आदत हो गई है उन चीजों की। खैर मुझे पता है इन सब रिकॉर्ड को तुम लोग ब्रेक करोगे। आइए फिनॉल में नाइट्रेशन पढ़ते हैं। नेक्स्ट, तुम लोग बातों में फंसा देते हो यार। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन के लिए हमने बेंजीन में भी नाइट्रेशन पढ़ा है और हेलो बेंजीन में भी नाइट्रेशन पढ़ा है। कौन सा मिक्सचर हम यूज करते हैं? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। और नाइट्रेटिंग मिक्सचर हम यूज करते हैं कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 का, यही यूज करते हैं। और कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4 क्या करेगा, आपके पास NO2 लगा देगा बेंजीन में। NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है और NO2 यहां पे लगा देता है ये बेंजीन के अंदर। NO2 लगा दिया, ये नाइट्रेशन हो गया बेंजीन का। बट हमें क्या करना है, फिनॉल का नाइट्रेशन पढ़ना है। तो फिनॉल में जरा बोर्ड पे देखो, क्या फिनॉल में जो OH है वो प्लसिम लगा रहा है? फिनॉल का OH क्या प्लसिम लगा रहा है? और प्लसिम लगाने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। प्लसिम लगाने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाता है, -m से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गया बेंजीन पे, तो क्या मैं लिख सकता हूं रिंग एक्टिवेट हो चुका है। रिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, यानी कि रिंग एक्टिवेट हो गया है। और रिंग एक्टिवेट हो गया है, क्या अब अच्छे से रिएक्शन करेगा? तो क्या होता है कि यहां पे अगर आप डाइल्यूट HNO3 भी दे दो तब भी आपका काम चल जाएगा। रीजन की एक्टिवेट हो चुका है, ये रिंग हाईली एक्टिवेटेड रिंग है। देखो बेंजीन में कोई एक्टिवेशन नहीं है, वहां ना प्लस एम लग रहा है ना माइनस एम, ना कुछ भी नहीं, तो वहां तो हमें कंसेंट्रेटेड लेना पड़ेगा तब जाके नाइट्रो लगेगा। बट OH के केस में क्या एक्टिवेशन हो गया है रिंग का, क्योंकि प्लस एम लग रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है। तो चूंकि रिंग एक्टिवेट हो गया है तो नॉर्मल से भी आपका काम हो जाएगा। तो नॉर्मल में क्या लगेगा, यहां पे ऑर्थो पे NO2 लग जाएगा, N कोऑर्डिनेट बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। फिनॉल पैरा पे भी लगा देगा क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना यार, N डबल बॉन्ड O एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा वहां पे बिना H2SO4। क्यों बिना H2SO4 के हो रहा है? रिंग एक्टिवेट हो गया, प्लस एम लग रहा है, रिंग एक्टिवेट हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया। अब इसके बारे में कुछ कुछ आपने सुना होगा केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। क्या ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इसका नाम है, और इस वाले का नाम है पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्या ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में H बॉन्ड हो रहा है, और H बॉन्ड हो रहा है क्या इंट्रामोलिक्यूलर हो रहा है, इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्ड। और इस वाले में क्या इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्ड हो रहा है, यहां पे इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्ड हो रहा है। अगर इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्ड है तो क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है? पढ़ाया था ना, इंट्रामोलिक्यूलर मतलब एक ही में H बॉन्ड हो रहा है, इंटरमोलिक्यूलर मतलब अलग अलग मोलिक्यूल में हो रहा है। एक ही मोलिक्यूल है, यहां अलग अलग मोलिक्यूल है, किसका मोलिक्यूलर वेट बढ़ गया? अलग अलग मोलिक्यूल है, बहुत सारे मोलिक्यूल आ जाएंगे, इसमें एक ही मोलिक्यूल है, इसका मोलिक्यूलर वेट बढ़ गया। और वंडरवाल क्या कहता है, जिसका मोलिक्यूलर वेट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो चूंकि इसमें ज्यादा मोलिक्यूल है, ज्यादा मोलिक्यूलर वेट है, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आएगा। तो अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो क्या ऑर्थो का कम होता है देन पैरा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड देन आपके पास पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा का ज्यादा हो जाएगा देन ऑर्थो। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट अगर कम हो गया, एक बात बताओ, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आ गया, एक का ज्यादा एक का कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आ गया तो कौन से मेथड से सेपरेट हो सकता है? डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यहां पे बेटा स्टीम डिस्टिलेशन बोलते हैं। सेम प्रोसेस है। व्हाई स्टीम डिस्टिलेशन? रीजन समझाता हूं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इसकी कम है, ये स्टीम बना लेगा, तुरंत वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पे जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है उसको लिखा जाता है ये ज्यादा वोलाटाइल है। वोलाटाइल का मतलब समझो, कम टेम्परेचर में ही इवापोरेट हो जाए, कम टेम्परेचर में इवापोरेट हो जाए,
वोलाटाइल। ये ज्यादा टेम्परेचर ले रहा है तो क्या ये लेस वोलाटाइल है? अब मोर वोलाटाइल है, लेस वोलाटाइल है, उसमें आ जाओ। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मोर वोलाटाइल, वो लेस वोलाटाइल। क्या यहां पे सेपरेट किस मेथड से करोगे? स्टीम डिस्टिलेशन से। ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल इज सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनली है, बट इसका नाम बदल जाता है क्योंकि यहां पे स्टीम बनता है। डिस्टिलेशन क्यों यूज किया? डिफरेंस इन बॉइलिंग। क्या आपको ये दिख रहा है कि यहां एच बॉन्ड होगा तो यही मेजर होगा, और यहां एच बॉन्ड नहीं है तो इसका मतलब ये माइनर है। क्या? हाँ, एसिडिक हमेशा पैरा का ज्यादा होगा क्योंकि एच बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन रिलीज नहीं करेगा। नो, एसिडिक स्ट्रेंथ से प्रोडक्ट एसिडिक होगा, स्टेबिलिटी से प्रोडक्ट देखोगे। एच बॉन्ड आ गया, अट्रैक्शन हो गया मॉलिक्यूल में, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई। व्हाट इफ, मान लो अब डाइल्यूट लिया तो ऑर्थो पैरा बन गया। व्हाट इफ मैं कंसंट्रेटेड ले लूं तो क्या होगा? अगर मैं यहां पे कंसंट्रेटेड ले लूं, तीनों पे एक ही साथ लग जाएगा, हर ऑर्थो पैरा मॉलिक्यूल पे, दो ऑर्थो एक पैरा पे एक ही साथ लग जाएगा। ये लिखिए, फिर इसके बाद लिखवाता हूं। अगर मान लो मैं फिनॉल में कॉन्क HNO3 ले लेता हूं, H2SO4 अभी भी जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि ये हाईली एक्टिवेटेड रिंग है, बिना H2SO4 के ही काम हो जाएगा। अगर मैं कॉन्क HNO3 ले लेता हूं तो क्या एक ही साथ सारे ऑर्थोपेरा पे ये लगा देगा? एक ही साथ सारे ऑर्थोपेरा पे NO2 लगा देगा। और क्या डाउस प्रोसेस के सबसे लास्ट स्टेप में भी यही बन रहा था? ये भी यही बन रहा है। पिक्रिक एसिड ही तो बन रहा है। ये पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड जो है येलो कलर का होता है। पिक्रिक एसिड येलो कलर का होता है। पिक्रिक एसिड का यूज क्या है? यूज्ड इन ड्रग्स। ड्रग्स का मतलब मेडिसिन होता है, वो एक्सप्लोसिव होता है। वो TNT है, ट्राई नाइट्रो टॉल्वीन है। वो OH के बजाय CH3 होगा। ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल है, दोनों अलग है। नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन कर लो, फिर हेलोजनेशन कर लो। सल्फोनेशन लिखिए। सल्फोनेशन का एक ही रिएजेंट है और हर जगह यही इस्तेमाल होता है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ओलियम या फिर फ्यूमिंग H2SO4, इसमें कोई चेंज नहीं है। वो सिलेबस में है या हट गया आपका? ओलियम का कंसंट्रेशन निकालने वाला क्वेश्चन सिलेबस में आता है, मोल कॉन्सेप्ट में। ओके,
जो आपको H2SO4 मार्केट में मिलता है वो यही मिलता है। इसमें पानी मिला के आप H2SO4 बनाते हो। H2SO4 मिल नहीं सकता मार्केट में। हाईली कंसेंट्रेटेड होता है, 98% कंसेंट्रेशन होता है। स्कूल में नहीं मिलता, हमारे पास है। हम लोगों ने जो खरीदा हुआ है दैट इज हाईली कंसेंट्रेटेड 98%। उससे ऊपर H2SO4 मिलेगा ही नहीं, 99 100 पॉसिबल ही नहीं है। कम वाटर मोलिक्यूल आप उसको डालोगे और उसमें कंसेंट्रेटेड बनता है। क्या नहीं मिलता है? नहीं मिलता है यार, 98% मिलता है ना। इजिली प्रिपेयर नहीं होता है, राइट। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर 98% या 97%। इतना ज्यादा कंसेंट्रेशन बनाना मुश्किल है, इसीलिए महंगा मिलता है, राइट। हम लोग के पास है, आप लोगों को नहीं मिलेगा। आपको इंस्टीट्यूशन का आईडी दिखाना पड़ेगा या मेडिकल का आईडी दिखाना पड़ेगा, मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा। हाँ नहीं, वी हैव अ टीचर आईडी, तो हम तो ले सकते हैं, राइट। एक्सपेरिमेंट के नाम पे हमें मिल जाता है। ऐसे नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। ऐसे मिलेगा तब तो ये जितने केसेस हैं क्राइम वाले वो और बढ़ जाएंगे। नहीं मिलता है। आजकल तो पेट्रोल भी बंद हो गया है, यू कैन नॉट टेक खुला पेट्रोल, नहीं मिलता है। ऑनलाइन नहीं मिलता है। हाँ मतलब अगर आप बॉटल में नहीं मिलता है खुला पेट्रोल, अब बैन है। अगर वो पाया जाता है, मतलब पेट्रोलिंग पुलिस को आप मिल जाते हैं तो 2000 रुपए फाइन है अगर आप खुला पेट्रोल लेके चल रहे हो तो, राइट। अगर आपके उसमें गाड़ी में मान लो घर पे खड़ा है और पेट्रोल खत्म हो गया तो कैसे करोगे? तो हाँ, टीने के डब्बा में दिखेगा नहीं, पेट्रोल पंप वाले नहीं देते, सीसीटीवी कैमरा उनका चेक होता है, राइट। दे विल नॉट गिव यू। आप यहाँ पे किसी भी बोरिंग रोड में पेट्रोल पंप में लेके दिखा दो, और अगर मिल जाए तो मुझे बताना, है ना। मैं फोन करके उनको पुलिस में बताता हूँ, ठीक है। चलो छोड़ो, नहीं मिलता बेटा, नहीं मिलता है। परसों ही लिए हो, अब बिहार है भाई, कुछ भी हो सकता है। क्या कह रहा है? सर के गड़िया से निकाल लेंगे? अरे भैया, सर के गड़िया में नहीं है, ये भगवान, एकदम ठेठ भोजपुरी बोलते हो भाई। बढ़िया लगता है सुन के कभी कभी। तो बेटा मेरा पेट्रोल का टैंकर चेक करोगे ना, वहां पे टच करके तो करंट लगता है उसमें। जब लॉक है ना, इफ यू आर ट्राइंग टू पुल इट, करंट लगता है उसमें, यू कैन नॉट पुल। उस पेट्रोल वाले जितने में है ना, जनरली लोग क्या करते हैं कि गाड़ी खड़ी है, पेट्रोल लगा वो खोल लेते हैं क्योंकि उसमें टच है, देयर इज नो लॉक, टच करोगे खुल जाएगा। तो जब आप गाड़ी लॉक है, मैं वहां नहीं हूं मान लो, और आप जाके पेट्रोल वाली जगह पे टच कर रहे हो, शॉक लगेगा उसमें। एक बार चेक करना जाके, ठीक है। एक बार और 100 कॉल करके एम्बुलेंस रखना पास में जरूर। पुलिस को ही बोला था मैंने कि चोरी करते हुए पाए गए हैं तो पुलिस ले जाएगी। चलिए भाई, क्या लगता है वैसे एम्बुलेंस के लिए क्या लगाते हैं? 102, 112, 108? ए सुनो, इतनी जनरल नॉलेज मैंने भी पढ़ी है, हर स्टेट का अलग होता है ना। एक बात बताओ, अगर 100 पे लगाओगे, बोलोगे एम्बुलेंस की जरूरत है, तो मना कर देंगे? एक नंबर याद होना चाहिए, सब हो जाएगा। बेटा चलो, हैलोजिनेशन, नॉर्मल हैलोजिनेशन कैसे होता था वो सीखते हैं, फिर फिनॉल में हैलोजिनेशन कैसे होगा वो सीखते हैं। देखो, नॉर्मल हैलोजिनेशन के लिए तो हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास बेंजीन है तो बेंजीन में आप X2 इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड ले लो। नॉर्मल हमने लिया था लुइस एसिड, क्या हो सकता था? AlX3 या FeX3। क्या हो जाएगा आपके पास? हैलोजन ऊपर ज्वाइन हो जाएगा, तो बेंजीन है ऑलरेडी, ऊपर हैलोजन चला जाएगा। नॉर्मल हैलोजिनेशन ये हो रहा था, हमने बेंजीन चैप्टर में पढ़ा है। लेकिन फिनॉल में तो एक्टिवेटेड रिंग है,
फिनॉल का तो अलग होगा। तो फिनॉल में चूंकि एक्टिवेटेड रिंग है, प्लस एम लग रहा है, इस वजह से ये सॉल्वेंट डिपेंडेंट हो जाएगा। अगर आप यहां पे X2 लेते हो, अगर आप यहां पे X2 लेते हो पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट में, यानी कि CHCl3 या फिर आपके पास CS2 या फिर आपके पास बेंजीन, इस टाइप का अगर सॉल्वेंट है, और दूसरा आप लेते हो वाटर पोलर सॉल्वेंट के केस, तो जब नॉन पोलर सॉल्वेंट का केस लेते हो इंक्लूडिंग CHCl3, तो आपके पास क्या हो जाता है OH, और यहां पे लग जाएगा आपके पास X। अगर Cl2 ले रहे हो तो Cl, Br2 ले रहे हो Br, एक बार ऑर्थो पे लगेगा और एक बार पैरा पे लगेगा। H बॉन्ड नहीं हो रहा है इसलिए पैरा वाला मेजर। लेकिन अगर आपने पोलर सॉल्वेंट ले लिया है तो एक साथ ही आपके पास लग जाएगा, फिनॉल है ही, यहां भी X, यहां भी X, यहां भी X। X क्या है आपके पास Cl और Br ओनली। नॉर्मल हैलोजिनेशन तो उस मेथड से होता है, बट अगर एक्टिवेटेड रिंग लोगे तो सॉल्वेंट डिपेंडेंट हो गया। नहीं हुआ है। हाँ, पोलर सॉल्वेंट हो गया, सॉल्वेशन प्रोसेस हो गया, ठीक है। मैकेनिज्म नॉट इन सिलेबस। सॉल्वेशन वजह होता है बट नहीं पढ़ना है आपके पास, रटना है। जितने भी बेंजीन वाले हैं सब में रटना है। बेटा तुम बायोलॉजी में समझ पाए हो आज तक कि वाई इट इज द पावर हाउस? मुझे बताना। बिकॉज इट गिव्स लाइफ। वाह, बहुत बढ़िया। बिकॉज इट इज ऑर्थोपेरा। और क्या हो सकता है? तो आप लोग का जैसा लॉजिक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइकोलिसिस होता है, हमारे यहां भी सॉल्वेशन होता है। आप मुझे एक लेमैन की तरह समझाओ, मान लो मैं अनपढ़ हूं, एक बार के लिए अब बताओ कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, व्हाई? लड़कों को समझाने दो। हाँ, कुछ ऐसी चीज होती है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, बताओ बताओ। एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड। हाँ, रुपया चलता है। हाँ, ये पता है क्या किया, मैं समझाता हूं। सुनो सुनो, एक इसने क्या किया कि माइटोकॉन्ड्रिया छोड़ के करेंसी, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान सब समझा दिया। छोड़ो, तुम बताओ क्यों है माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, क्यों है? क्या करता है? रेस्पायरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। एक सेकेंड, वंस वंस
हाँ, एरोबिक रेस्पिरेशन पहले क्या होता है? हाँ, शांत। हाँ, कार्बोहाइड्रेट है, ब्रेकडाउन हो गया। छोड़ दो, छोड़ दो। आपको मैंने बताया कि एक 8 9 10th वाले को समझाइए कि वाई माइटोकॉन्ड्रिया, अब उसको ग्लाइकोलिसिस, एरोबिक रेस्पिरेशन, इतने में बेचारा वो। सुनिए, मैं अब समझाता हूं आपको, मैं समझाता हूं वाई वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। समझ रहे हैं? यही लॉजिक चलता है भाइयों में, समझ रहे हो? अब आइए फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़ो। तुम लोग यार कितना डिफेंड करोगे बायो को? हाँ, रुको। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है या नहीं है, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़ो। नहीं, छोड़ दो, अब मैंने समझ लिया। मुझे एक चीज तो आती थी, मैं वही समझ पा सकता था कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है। अब वही तुम नहीं समझा पा रहे हो। कुछ नहीं हो सकता भाई। देखो यहां पे बोर्ड पे, बोर्ड पे क्या ये लुइस एसिड है? लुइस एसिड आपका AlCl4 माइनस जनरेट कर लेगा। AlCl4 माइनस बना लिया लुइस एसिड। क्या यहां पे CH3 प्लस आया? और ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब कहां जाएगा वो? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो एक बार OH कहां लगाएगा इस इलेक्ट्रोफाइल को? ऑर्थो पे। और एक बार जो OH है वो इस इलेक्ट्रोफाइल को पैरा पे लगाएगा। तो चूंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में जो एल्काइल ग्रुप है वो एक बार ऑर्थो पे लग रहा है, एक बार पैरा पे लग रहा है। सिमिलरली आप देखोगे यहां पे, तो पहला बना आपके पास फिनॉल। फिनॉल में आपके पास बन गया है CH3 CH2 CH2Cl, और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। तो आपके पास कार्बोकेटाइन बना CH3 CH2 प्लस। क्या इसकी रीअरेंजमेंट होगी? तो CH3 CS प्लस और CH3 हो गया, रीअरेंज हो गया। कार्बोकेटाइन जब जब बनता है रीअरेंज होता है। अब ये रीअरेंज इलेक्ट्रोफाइल जाएगा आपके पास, एक बार ऑर्थो पे लग जाएगा और एक बार आपके पास पैरा पे लग जाएगा। हमेशा जब तक H बॉन्ड नहीं हो रहा है तब तक पैरा वाला मेजर ही होगा, और बाकी AlCl3 आपका क्या करेगा? AlCl4 माइनस बना लेगा। मान लीजिए एल्काइलेशन के बजाय आपके पास एसाइलेशन आ जाए, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो आपके सामने आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OCl, और इसकी रिएक्शन आप दे दो एनहाइड्रस AlCl3 से। तो क्या यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो CH3CO प्लस है? CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस, एसाइल ग्रुप लग गया। तो एसाइल ग्रुप एक बार ऑर्थो पे लगेगा और एक बार पैरा पे लगेगा। एसाइल ग्रुप एक बार ऑर्थो पे लगा दो, रीअरेंजमेंट नहीं होता है एसाइल में, एक बार पैरा पे लगा दो। ये जो नीचे वाला रिएक्शन है ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो जाएगा। हाँ, जब तक H बॉन्ड नहीं आ रहा है तब तक पैरा मेजर है, जब H बॉन्ड आ जाए, हाँ, सल्फोनेशन। देखिए ध्यान से, अब इसको ना ओपन करके देख लो। तो एक बार यहां पे OH लगाया, सल्फोनिक एसिड को ओपन कर लो, तो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, क्या 5 या 6 मेंबर की रिंग बन रही है? एक बार यहां पे H बॉन्डिंग दिख रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि H बॉन्ड हो रहा है, H बॉन्ड हो रहा है, यानी कि यही मेजर। समझ में आया? yes. तो यहां पे सल्फोनिक एसिड में यही मेजर हो जाएगा। अगर H बॉन्ड होके 5 या 6 मेंबर का रिंग बने तो वो मेजर हो जाता है और ये माइनर हो जाता है। अनस्टेबल रिंग है, नहीं बनेगा।
तो आप देखो ये और ये हो गया है। अब ये कल पढ़ेंगे, राइमरटिमेन, कॉल्बे, जिंक डस्ट और फिनॉल, ये हम कल पढ़ेंगे, और ईथर पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, तो कल हमारा ईथर और ये फिनिश होगा और एल्डिहाइड स्टार्ट होगा। चलिए, थैंक यू।